नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास प्रतिज्ञा का द्वितीय भाग। इधर दोनों मित्रों में बातें हो रही थी। उधर लाला बद्री प्रसाद के घर में मातम सा छाया हुआ था। लाला बद्री प्रसाद, उनकी स्त्री देवकी और प्रेमा तीनों बैठे निश्चल नेत्रों से भूमि की ओर ताक रहे थे, मानो जंगल में राह भूल गए हों। बड़ी देर के बाद देवकी बोली, तुम जरा अमृत राय के पास चले जाते। बद्री प्रसाद ने आपत्ति के भाव से कहा, जाकर क्या करूं? देवकी, जाकर समझाओ बुझाओ, और क्या करोगे? उनसे कहो, भैया हमारा डोंगा क्यों मझधार में डुबोए देते हो? तुम घर के लड़के हो, तुमसे हमें ऐसी आशा न थी। देखो कहते क्या हैं। बद्री प्रसाद, मैं उसके पास अब नहीं जा सकता। देवकी, आखिर क्यों, कोई हर्ज है? बद्री, अब तुमसे क्या बताऊं? जब मुझे उनके विचार मालूम हो गए तो मेरा उनके पास जाना अनुचित ही नहीं, अपमान की बात है। आखिर हिंदू और मुसलमान में विचारों का ही तो अंतर है। मनुष्य में विचार ही सब कुछ है। वह विधवा विवाह के समर्थक है, समझते हैं इससे देश का उद्धार होगा। मैं समझता हूँ इससे हमारा समाज नष्ट हो जाएगा, हम इससे कहीं अधोगति को पहुँच जाएंगे। हिंदुत्व का रहा सहा चिन्ह भी मिट जाएगा। इस प्रतिज्ञा ने उन्हें हमारे समाज से बाहर कर दिया है। अब हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं रहा। देवकी ने इस आपत्ति का महत्व नहीं समझा। बोली, यह तो कोई बात नहीं। आज अगर कमला मुसलमान हो जाए तो क्या हम उसके पास आना जाना छोड़ देंगे? हमसे जहां तक हो सकेगा उसे समझाएंगे और उसे सुपथ पर लाने का उपाय करेंगे। देवकी के इस तर्क से बद्री प्रसाद कुछ नरम तो पड़े, लेकिन फिर भी अपना पक्ष न छोड़ सके। बोले, भाई मैं तो अब अमृत राय के पास ना जाऊंगा। तुम अगर सोचती हो कि समझाने से वह राह पर आ जाएंगे तो बुलवा लो या चली जाओ, लेकिन मुझसे जाने को न कहो। मैं उन्हें देखकर शायद अपने आपे से बाहर हो जाऊं। कहो तो जाऊं। देवकी, नहीं, क्षमा कीजिए, इस जाने से ना जाना ही अच्छा। मैं कल बुलवा लूंगी। बद्री प्रसाद, बुलवाने को बुलवा लो, लेकिन यह मैं कभी पसंद न करूंगा कि तुम उनके हाथ पैर जोड़ो। वह अगर हमसे एक उंगली दूर हटेंगे तो हम उनसे गज भर दूर हट जाएंगे। प्रेमों को मैं उनके गले लगाना नहीं चाहता, उसके लिए वरों की कमी नहीं है। देवकी, प्रेमा उन लड़कियों में नहीं कि तुम उसका विवाह जिसके साथ चाहो कर दो। जरा जाकर उसकी दशा देखो तो मालूम हो जाए। जब से यह खबर मिली है ऐसा मालूम होता है कि देह में प्राण ही नहीं, अकेले छत पर पड़ी हुई रो रही है। बद्री प्रसाद, अजी 10-5 दिन में ठीक हो जाएगी। देवकी, कौन? मैं कहती हूँ कि वह इसी शोक में रो रो कर प्राण त्याग देगी। तुम अभी उसे नहीं जानते। बद्री प्रसाद ने झुंझलाकर कहा, अगर वह रो रो कर मर जाना चाहती है तो मर जाए, लेकिन मैं अमृत राय की खुशामद करने न जाऊंगा। जो प्राणी विधवा विवाह जैसे घृणित व्यवसाय में हाथ डालता है उससे मेरा कोई संबंध ही नहीं हो सकता। बद्री प्रसाद बाहर चले गए। देवकी बड़े असमंजस में पड़ गई। पति के स्वभाव से वह परिचित थी, लेकिन उन्हें इतना विचार शून्य न समझती थी। उसे आशा थी कि अमृत राय समझाने से मान जाएंगे, लेकिन उसके पास जाए कैसे? पति से रार कैसे मोल ले? सहसा ऊपर से प्रेमा आकर चारपाई के पास खड़ी हो गई, आंखें लाल हो गई थी। देवकी ने कहा, रो मत बेटी, मैं कल उन्हें बुलाऊंगी, मेरी बात वह कभी ना टालेंगे। प्रेमा ने सिसकते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, आपके पैरों पड़ती हूँ, आप उनसे कुछ न कहिए। उन्होंने हमारी बहनों की ही खातिर तो यह प्रतिज्ञा की है। हमारे यहाँ कितने ऐसे पुरुष हैं जो इतनी वीरता दिखा सके। मैं इस शुभ कार्य में बाधक न बनूंगी। देवकी ने विस्मय से प्रेमा की ओर देखा। लड़की यह क्या कह रही है? यह उसकी समझ में न आया। प्रेमा फिर बोली, ऐसे सुशिक्षित पुरुष अगर यह काम न करेंगे तो और कौन करेगा? जब तक ऐसे लोग साहस से काम न लेंगे, हमारी अभागिन बहनों की रक्षा कौन करेगा? देवकी ने कहा, और तेरा क्या होगा बेटी? प्रेमा ने गंभीर भाव से कहा, मुझे इसका बिल्कुल भी दुख नहीं है अम्मा जी, मैं आपसे सच कहती हूँ। मैं भी इस काम में उनकी मदद करूँगी।
जब तक आप लोगों का हाथ मेरे सिर पर है, मुझे किस बात की चिंता है। आप लोग मेरे लिए ज़रा भी चिंता न करें, मैं कुंवारी रहकर बहुत सुखी हूँ। देवकी ने आंसू भरी आंखों से कहा, माँ बाप किसके सदा बैठे रहते हैं बेटी, अपनी आंखों के सामने जो काम हो जाए वही अच्छा। लड़की तो उनकी नहीं कुंवारी रहने पाती जिनके घर में भोजन का ठिकाना नहीं होता। भिक्षा मांग कर लोग कन्या का विवाह करते हैं। मोहल्ले में कोई लड़की अनाथ हो जाती है तो चंदा लगाकर उनका विवाह कर दिया जाता है। मेरे यहाँ किस बात की कमी है, मैं तुम्हारे लिए कोई और वर तलाश करूँगी। यह जाने सुने आदमी थे, इतना ही था, नहीं तो बिरादरी में एक से एक पड़े हुए हैं। मैं कल ही तुम्हारे बाबूजी को भेजती हूँ। प्रेमा का हृदय कांप उठा। 3 साल से अमृत राय को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके वह पूजा करती चली आती थी। उस मूर्ति को उसके हृदय से कौन निकाल सकता था। हृदय में उस प्रतिमा को बिठाए हुए क्या वह किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती थी। वह विवाह होगा या विवाह का स्वांग, उस जीवन की कल्पना कितनी भयावह, कितनी रोमांचकारी थी। प्रेमा ने जमीन की तरफ ताकते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, मेरे लिए आप कोई फिक्र न करें, मैंने कुंवारी रहने का निश्चय कर लिया है। बाबू कमला प्रसाद के आगमन का शोर सुनाई दिया। आप सिनेमा के अनन्य भक्त थे, नित्य जाते थे। नौकरों पर उनका बड़ा कठोर शासन था। विशेषतः बाहर से आने पर तो वह एक की मरम्मत किए बगैर न छोड़ते थे। उनके बूट की चरमर सुनते ही नौकरों में हलचल पड़ जाती थी। कमला प्रसाद ने आते ही आते कहार से पूछा, बर्फ लाए? कहार ने दबी जबान से कहा, अभी तो नहीं सरकार। कमला प्रसाद ने गरज कर कहा, जोर से बोलो, बर्फ लाए कि नहीं? मुंह में आवाज़ नहीं है क्या? कहार की आवाज़ अब की बिल्कुल बंद हो गई। कमला प्रसाद ने कहार को दोनों कान पकड़कर हिलाते हुए कहा, हम पूछते हैं कि बर्फ लाए कि नहीं? नहीं। कहार ने देखा कि अब बिना मुंह खोले कानों के उखड़ जाने का भय है तो धीरे से बोला, नहीं सरकार। कमला, क्यों नहीं लाए? कहार, पैसे न थे। कमला, क्यों पैसे न थे? घर में जाकर मांगे थे? कहार, हाँ हजूर, किसी ने सुना नहीं। कमला, झूठ बोलता है, मैं जाकर पूछता हूँ। अगर मालूम हुआ कि तूने पैसे नहीं मांगे तो कच्चा ही चबा जाऊंगा, रास्कल। कमला प्रसाद ने कपड़े भी नहीं उतारे, क्रोध से भरे हुए घर में आकर माँ से पूछा, क्यों अम्मा, बदलू तुमसे बर्फ के लिए पैसे लेने आया था? देवकी ने बिना उनकी ओर देखे ही कहा, आया होगा, याद नहीं आता। बाबू अमृत राय से तो भेंट नहीं हुई? कमला, नहीं, उनसे तो भेंट नहीं हुई। उनकी तरफ गया तो था, लेकिन जब सुना कि वह किसी सभा में गए हैं तो मैं सिनेमा चला गया। सभाओं का तो उन्हें रोग है और मैं बिल्कुल फिजूल समझता हूँ। कोई फ़ायदा नहीं, बिना व्याख्यान सुने भी आदमी जीता रह सकता है और व्याख्यान देने वालों के बगैर भी दुनिया के रसातल चले जाने की संभावना नहीं। जहाँ देखो वक्ता ही वक्ता नजर आते हैं, बरसाती मेंढकों की तरह टर टर किए और चलते हुए। अपना समय गंवाया और दूसरों को हैरान किया। सब के सब मूर्ख हैं। देवकी, अमृत राय ने तो आज डोंगा ही डुबा दिया, अब किसी विधवा से विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। कमला प्रसाद ने जोर से कहा मारकर कहा, और ये सभाओं वाले क्या करेंगे? यही सब तो इन सबों को सूझती है। लाला अब की विधवा से शादी करेंगे? अच्छी बात है, मैं ज़रूर बारात में जाऊंगा, चाहे और कोई जाए या ना जाए। जरा देखूं ये नए ढंग का विवाह कैसा होता है। वहाँ भी सब व्याख्यानबाजी ही करेंगे। इन लोगों के लिए और क्या होगा? सब के सब मूर्ख हैं, अकल किसी को छू तक नहीं गई। देवकी, तुम जरा उनके पास चले जाते। कमला, इस वक्त तो बादशाह भी बुलाएं तो न जाऊं। हाँ, किसी दिन जाकर जरा कुशल क्षेम पूछ आऊँगा, मगर है बिल्कुल सनकी। मैं तो समझता था इसमें कुछ समझ होगी, मगर नीरा पोंगा निकला। अब बताओ, बहुत पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ? बहुत अच्छा किया कि मैंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ छाड़ दी। बहुत पढ़ने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब आंखें कमज़ोर हो जाती हैं तो बुद्धि कैसे बची रह सकती है?
तो कोई विधवा भी ठीक हो गई कि नहीं? कहाँ है मिस्राइन? कह दो अब तुम्हारी चांदी है, कल ही संदेश भेज देंगे। कोई और जाए न जाए, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। बड़ा मज़ा आएगा। कहाँ है मिसरानी? अब उनके भाग्य चमके। रहेगी बिरादरी की विधवा न, कि बिरादरी की कैद भी नहीं रही। देवकी, यह तो नहीं जानते, अब क्या ऐसे भ्रष्ट हो जाएंगे? कमला, यह सभा वाले तो कुछ न करें वह थोड़ा, इन सबों को बैठे बैठे ऐसी बेपर की उड़ाने की ही सूझती है। एक दिन पंजाब से कोई बोखल आया था, कह गया जात पात तोड़ दो, इससे देश में फूट बढ़ती है। ऐसे ही एक और जांगलू आकर कह गया चमारों पासियों को भाई समझना चाहिए, उनसे किसी तरह का परहेज न करना चाहिए। बस सब के सब बैठे बैठे यही सोचा करते हैं कि कोई नई बात निकालनी चाहिए। बुढ़े गांधी जी को और कुछ न सूझी तो स्वराज्य का ही डंका पीट कर चले गए। सभी ने बुद्धि बेच खाई है। इतने में एक युवती ने आंगन में कदम रखा, मगर कमला प्रसाद को देखते ही ड्योढ़ी में ठिठक गई। देवकी ने कमला से कहा, तुम जरा कमरे में चले जाओ, पूर्णा ड्योढ़ी में खड़ी है। पूर्णा को देखते ही प्रेमा दौड़कर उसके गले से लिपट गई। पड़ोस में एक पंडित वसंत कुमार रहते थे, किसी दफ्तर में क्लर्क थे। पूर्णा उन्हीं की स्त्री थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील। घर में दूसरा कोई न था। जब 10 बजे पंडित जी दफ्तर चले जाते तो यहीं चली आती और दोनों सहेलियां शाम तक बैठी हंसती बोलती रहती। प्रेमा को उससे इतना प्रेम था कि यदि किसी दिन वह किसी कारण से न आती तो स्वयं उसके घर चली जाती। आज वसंत कुमार कहीं दावत खाने गए थे। पूर्णा का जी ऊब उठा, यहाँ चली आई। प्रेमा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर कमरे में ले गई। पूर्णा ने चादर अलगनी पर रखते हुए कहा, तुम्हारे भैया आंगन में खड़े थे और मुंह खोले चली आती थी, मुझ पर उनकी नज़र पड़ गई होगी। प्रेमा, भैया में किसी तरफ ताकने की लत नहीं है, यही तो उनमें एक गुण है। पतिदेव कहीं गए हैं क्या? पूर्णा, हाँ, आज एक निमंत्रण में गए हैं। प्रेमा, सभा में न गए? आज तो बड़ी भारी सभा हुई है। पूर्णा, वह किसी सभा समाज में नहीं जाते, कहते हैं ईश्वर ने संसार रचा है, वह अपनी इच्छा अनुसार हर एक बात की व्याख्या करता है, मैं उसके काम को सुधारने का साहस नहीं कर सकता। प्रेमा, आज की सभा देखने लायक थी, तुम होती तो मैं भी जाती। समाज सुधार पर एक महाशय का बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ। पूर्णा, स्त्रियों को सुधार का रोना रोया गया होगा। प्रेमा, तो क्या स्त्रियों के सुधार करने की आवश्यकता नहीं है? पूर्णा, पहले पुरुष लोग अपनी दशा तो सुधार लें, फिर स्त्रियों की दशा सुधारेंगे। उनकी दशा सुधर जाए तो स्त्रियां आप ही सुधर जाएंगी। सारी बुराइयों की जड़ पुरुष ही हैं। प्रेमा ने हंसकर कहा, नहीं बहन, समाज में स्त्री और पुरुष दोनों ही हैं, और जब तक दोनों की उन्नति न होगी जीवन सुखी न होगा। पुरुष के विद्वान होने से क्या स्त्री विद्वान हो जाएंगी? पुरुष तो अधिकतर सादे ही कपड़े पहनते हैं, फिर स्त्रियां क्यों गहने पर जान देती हैं? पुरुषों में तो कितने ही कुंवारे रह जाते हैं, स्त्रियों को क्यों बिना ब्याह किए जीवन व्यर्थ जान पड़ता है? बताओ। मैं तो सोचती हूँ कुंवारे रहने में जो सुख है वह विवाह करने में नहीं है। पूर्णा ने धीरे से प्रेमा को ढकेल कर कहा, चलो बहन, तुम भी कैसी बातें करती हो। बाबू अमृतराय सुनेंगे तो तुम्हारी खूब खबर लेंगे। मैं उन्हें लिख भेजती हूँ कि यह अपना विवाह न करेगी, आप कोई और द्वार देखें। प्रेमा ने अमृतराय की प्रतिज्ञा का हाल न कहा। वह जानती थी कि इससे पूर्णा की निगाह में उनका आदर बहुत कम हो जाएगा। बोली, वह स्वयं विवाह न करेंगे। पूर्णा, चलो झूठ बकती हो। प्रेमा, नहीं बहन, झूठ नहीं है, विवाह करने की उनकी इच्छा नहीं है, शायद कभी नहीं थी। दीदी के मर जाने के बाद वह कुछ विरक्त से हो गए थे। बाबूजी ने बहुत घेरने पर और मुझ पर दया करके वह विवाह करने के लिए तैयार हुए थे, पर अब उनका विचार बदल गया है। और मैं समझती हूँ कि जब एक आदमी स्वयं गृहस्थी के झंझट में न फंसकर कुछ सेवा करना चाहता है तो उसके पाँव की बेड़ी न बनना चाहिए। न मैं तुमसे सत्य कहती हूँ पूर्णा, मुझे इसका दुख नहीं है। उनकी देखा देखी मैं भी कुछ कर जाऊंगी। पूर्णा का विस्मय बढ़ता ही गया। बोली, आज 4 बजे तक तुम ऐसी बातें न करती थी, एकाएक ऐसी कैसी काया पलट हो गई? उन्होंने किसी से कुछ कहा है क्या?
प्रेमा, बिना कहे तो आदमी अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है। पूर्णा, मैं एक पत्र लिखकर उनसे पूछूंगी। प्रेमा, नहीं पूर्णा, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, पत्र वत्र ना लिखना। मैं किसी के शुभ संकल्प में विघ्न न डालूंगी। मैं यदि और कोई सहायता नहीं कर सकती तो कम से कम उनके मार्ग का कंटक ना बनूंगी। पूर्णा, सारी उम्र रोते कटेगी, कह देती हूँ। प्रेमा, ऐसा कोई दुख नहीं है जो आदमी सह न सके। वह जानते हैं कि मुझे इससे दुख नहीं हर्ष होगा, नहीं तो वह कभी यह इरादा न करते। मैं ऐसे सज्जन प्राणी का उत्साह बढ़ाना अपना धर्म समझती हूँ, उसे गृहस्थी में नहीं फंसाना चाहती। पूर्णा ने उदासीन भाव से कहा, तुम्हारी माया मेरी समझ में नहीं आती बहन, क्षमा करना। मैं यह कभी न मानूंगी कि तुम्हें इससे दुख न होगा। प्रेमा, तो फिर उन्हें भी होगा। पूर्णा, पुरुषों का हृदय कठोर होता है। प्रेमा, तो मैं अपना हृदय कठोर बना लूंगी। पूर्णा, अच्छा बना लेना, तो अब ना कहूँगी। लाओ बाजा, तुम्हें एक गीत तो सुनाऊं। प्रेमा ने हारमोनियम संभाला और पूर्णा गाने लगी।